अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। केरला, असम और पुडुचेरी में वोटिंग का अमल मुकम्मल। अवाम में जो सियासी कायदीन ने लिया वोटिंग में हिस्सा। इलेक्शन कमीशन के दो टोक वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस का हमला। कमीशन को बीजेपी का तर्जुमान दिया करार। आइए हम खवातीन की ताकत को मजीद बाख्तियार बनाएं, वज़ीर आज़म का बयान। 16 अप्रैल को खवातीन रिजर्वेशन बिल पर हिमायत का किया मुतालबा। क्या मुल्क में सच्चाई सामने लाना जुर्म है? पवन खेड़ा का सवाल। कहा, बिस्वा शर्मा के खिलाफ मेरे बयान के बाद पुलिस लगा दी गई। वज़ीर आज़म मोदी के इसराइल दौरे की टाइमिंग इंतहाई गलत थी। असद ओवैसी ने किया रिमार्क। मुल्क की खारजा पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत पर दिया जोर। और अप्रैल में दिल्ली में गैर मामूली ठंड, 11 सालों का टूटा रिकॉर्ड। बारिश व तेज हवाओं के बाद होगी गर्मी की वापसी। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। आज केरला, असम और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल इख्तिताम को पहुंचा। लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े नजर आए। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करते हुए जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बूथ पर पहुंचने और वोट ज़रूर देने की अपील की। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तीनों रियासतों के लोगों से वोटिंग के अमल में जोश व खरोश से शिरकत की अपील की। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाब को खौफ और तशद्दुद से पाक रखने का हवाला देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसा लिख दिया है जो तनाज़े का सबब बन गया। पोस्ट में जो अल्फाज तहरीर किए गए, इससे अंदाज़ा होता है कि तृणमूल कांग्रेस खौफ, तशद्दुद, धमकी और लालच का इस्तेमाल इंतखाब में करती है, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। माहिरीन का मानना है कि ऐसा पहली बार है जब इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी का नाम लेकर इस तरह का बयान जारी किया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने CRPF यौम शुजाअत के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पैगाम जारी करते हुए मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया और इनसे जुड़े अहम मसाइल को उजागर किया। उन्होंने अपने पैगाम में CRPF और दीगर CAPF एहलकारों के हौसले, क़ुर्बानी और खिदमत को सराहते हुए कहा कि ये जवान हर दिन मुल्क की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इन्होंने अपने पैगाम में वाज़ेह किया कि हक़ीक़ी खिराज अक़ीदत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि अमली इक़दामात भी ज़रूरी है। कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने आसाम के अपने हलक़े में वोट डाला। मीडिया से बातचीत में गोगोई ने आसाम के लिए आज के दिन को अहम करार दिया। इन्होंने वोटरों से भी वोट डालने की अपील की। इन्होंने अपनी कामयाबी के यकीन का क़वी इजहार किया है। असम इक़्तिदार की तब्दीली को भी इन्होंने यकीनी करार दिया। आज असम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। असम के लोग असम के भविष्य के निर्णायक भूमिका लेने वाले व्यक्ति, समाज आज आगे आए हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि जब मैं पिछले लोकसभा चुनाव में वोट देने आया था तो मैं उस समय मेरी माताश्री मेरे साथ नहीं थी। उनके स्वास्थ्य के कारण वो उस समय लोकसभा में अनुपस्थित थी और आज मेरे साथ वो आज उपस्थित है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको वोट देने का अवसर भी मिला। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मान्यता रखती है। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, लोग के बीच में जो उनकी लोगों के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूँ, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूँ, लोगों की आवाज़ में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त, सबल और एक नए असम हमको आने वाले 4 तारीख को दिखाई देगा। जोरहाट एक विधायक चुनेगा या एक मुख्यमंत्री चुनेगा अगर जनता मौका देती है? देखिए, जोरहाट के लोग हो या किसी असम के हर विधानसभा के लोग हो, वो असम की जो हमारी सभ्यता है, असम की जो शालीनता है, असम की जो आदर्श हैं, असम की जो मूल्य हैं, असम की जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है। मुल्क में गैस सप्लाई के मैनेजर किशोर ने मीडिया से बातचीत में ताज़ा हालत पर रोशनी डाली। इन्होंने बताया कि मुल्क में गैस की फराहमी को आसान बनाया जा रहा है। इन्होंने आवाम से परेशान ना होने की अपील की। तो 3 से 4% की ही गैस हम डोमेस्टिक PNG सेगमेंट में यूज़ कर रहे हैं।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और 100% सुरक्षित है। गवर्नमेंट ने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, तो इस वजह से उसमें हम कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं। तो वो हम लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप अपना एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए, गैस है और उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली है। देखिए, कनेक्शन की जो तेजी हमारी अकेले आईजीएल की नहीं, पूरी सीजीडी इंडस्ट्री की, और मिनिस्ट्री इसको रिव्यू कर रही है, तो पूरा का पूरा 3 गुना हो गए हैं। जो पहले प्री वॉर लेवल पे जो हम कनेक्शन कर रहे थे और आज की डेट में वो 3 गुना हो गए हैं। पहले 3-4 हजार होते थे पूरे एंटायर इंडिया में, वो अभी 10 से 12 हजार हो गए हैं। और हर सीजीडी एंटिटी, क्योंकि अभी परमिशंस और ये सब जो जितने रोड ब्लॉक्स थे, रुकावटें थी, वो सब अब दूर हो गई हैं। तो इसमें तेजी आएगी और जो हमें टारगेट दिया गया है पीएनजीआरबी से, उसमें हम देख रहे हैं कि ये 30,000 तक का लक्ष्य पर डे का आएगा। और पूरे सीजीडी इंडस्ट्री जब मिलकर काम करेगी तो 30,000 कनेक्शन पर डे होंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जहां पे ऑलरेडी हमने कनेक्शन किया हुआ है, आज आपको आंकड़े के हिसाब से बता दूं कि पूरे देश में करीब 60 लाख ऐसे कनेक्शन हैं कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, लेकिन वो किसी वजह से गैस नहीं ले रहे हैं या हम उनको अपना कंज्यूमर नहीं बना पा रहे हैं। तो वो एक इमीडिएट हमारे पास रेडीमेड एक नंबर है जो हम इमीडिएटली गैसीफाई करके कर सकते हैं, जहां इंफ्रा भी, और इसके साथ साथ जो हम नया इंफ्रा डाल रहे हैं उसमें नए कनेक्शन आएंगे। तो जो 1 करोड़ है, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 1 साल के अंदर ये डबल हो जाएंगे। देखिए, उसमें कई तरह की स्कीम आ गई हैं। जो 1 रुपी पर डे की स्कीम थी हमारी, उसमें वो तो है ही है। इसके अलावा जो 6,000 रुपये दे रहे हैं उनको 500 रुपये की गैस हम इस पीरियड में जो जून तक हमने एक्सटेंड की है उसमें फ्री दे रहे हैं। इसके साथ साथ ईएमआई स्कीम है। तो अभी कंज्यूमर जो इस स्थिति में नहीं है कि 6,000 दे पाए, उसके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम है कि वो तुरंत स्विच कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के बारे में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने 33% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशों का खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन शक्ति की अहमियत पर जोर दिया और दीगर सियासी जमातों पर भी इस बिल को पास बनाने के लिए जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख़वातीन रिज़र्वेशन एक्ट में मौजूदा तरामीम महज एक कानून साजी की मशक़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान भर की करोड़ों ख़वातीन की उमंगों की अक्कासी है। और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो इस इक़दाम की हिमायत के लिए इकट्ठे हों। इन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को ख़वातीन के रिज़र्वेशन को आगे बढ़ाने वाले एक अहम बिल पर बहस और उसे मंजूर करने के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था। और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में
इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इसराइल दौरे की टाइमिंग इंतहाई गलत थी और मुल्क की खारजा पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है। असद ओवैसी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और उसे मुल्क ने जंगबंदी में अहम रोल अदा किया जब मोदी को आगे बढ़कर जंगबंदी के लिए कोशिश करना था। असद ओवैसी ने कहा कि इसराइल का दौरा मोदी ने क्यों किया, इससे ऐसा लगता है कि हमारा झुकाव इसराइल की जानिब है। सरगंज है जिसमें 55% मुसलमानों के नाम एजुडिकेशन लिस्ट में है। एक मोतबारी है वहाँ 54.2% मुस्लिम नेम्स एजुडिकेशन में है। एक मनिक चाक है उसमें 50% है। एक बहरामपुर है वहाँ 61.6% मुस्लिम नेम्स जो एजुडिकेशन लिस्ट में है। अब ये वोट ही नहीं डाल पाएंगे क्योंकि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कब डिसीजन लेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाया जाए। बहुत से लोगों के नाम शामिल भी किए गए मगर बहुत से लाखों लोग अभी बाहर है, लोग परेशान हैं, कोई लाइन में खड़ा है, कोई क्लू नहीं है किसी के पास। तो इसमें क्लैरिटी लाने की बेहद ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव से पहले जल्द से जल्द एक ट्राइब्यूनल बनेगा और वो जितना जल्दी हो सके इन केसेस को डील करके ताकि वोट डालने का राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको मिल सके। सर जो सीज फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हुआ है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए ये बड़ा डेलिकेट सीज फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाजा में किया, तीसरा ये इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहां पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा उसका टाइमिंग बहुत गलत था और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे। हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इरादा करते हुए शराकतदारी के मुमकिन शोबे तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलील उर रहमान और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के दरमियान बुध के रोज़ यहाँ होने वाली मुलाकात के दौरान ये इत्तेफाक राय हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने मुज़ाकिरात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया, साथ ही इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी ख्यालात का तबादला किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत के तरक्याती कामों पर मीडिया से बातचीत की। इन्होंने इस मौके पर ईरान जंग बंदी के बारे में इजहार ख्याल किया। इन्होंने अमरीकी सदर के मुतज़ाद बयान को हैज़दा करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमती नुमाइंदों के ज़बान के बारे में भी इजहार ख्याल किया और ईरान पर जंग मुसल्लत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। अपना हुकूमत के बारे में भी इन्होंने अहम बातचीत की। ये अपॉइंटमेंट किसी के ऊपर एहसान नहीं है। हमारे कुछ कीमती साथी अपने सर्विस पीरियड के दौरान इस दुनिया से चले गए और उनके घर को तकलीफ़ ना हो, उनका घर चले, उस सिलसिले में ये स्कीम जो है ये लागू किया गया। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में आज कहा, कोशिश की जाएगी कि जहाँ जहाँ इसमें कोई खामियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने पिछले दिनों कहा कि अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात। और जिस तरह की
ज़बान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देते। हमको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। अब ये अमेरिका के सदर हैं, क्योंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और बार बार धमकी देना क्या? जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताए ना कि जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने आसाम के वजीर आला और पुलिस को निशाना तनकीद बनाया। इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ सच्चाई बयान की, लेकिन मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई। इन्होंने कहा कि मैंने सच कहा है। विश्वा शर्मा को इन्होंने एक झूठा और धोखेबाज शख्स करार दिया। क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया, कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए, जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं साहब आप जांच बैठाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो पुलिस छोड़ देंगे। छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल। इंडियन यूथ कांग्रेस ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आज राजधानी दिल्ली में शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर की क़यादत में होने वाले इस एहतजाज में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रायसीना रोड से शुरू होने वाला एहतजाजी मार्च जंतर मंतर तक पहुंचा, जहां कारकुनान ने एहतजाजी नारों वाले तख्तियां हाथों में उठा रखी थी। कारकुनान ने मरकजी और आसाम हुकूमतों के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए और जमहूरी इख्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। दिल्ली में अप्रैल के महीने के दौरान मौसम ने गैर मामूली रुख इख्तियार करते हुए 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज इस माह का सबसे कम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दर्ज किया गया, जिसने गुज़िश्ता बरसों के रुझान को पीछे छोड़ दिया। दिन भर आसमान पर बादल छाए रहे, तेज़ हवाएं चलती रहीं और वक्फे वक्फे से हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। आमतौर पर अप्रैल में महसूस होने वाली गर्मी की शिद्दत के बरअक्स इस बार शहरियों ने खनकी का एहसास किया। इस अचानक तब्दीली ने न सिर्फ दर्जा हरारत को कम किया, बल्कि फ़िज़ाई आलूगी में भी नुमायाँ बेहतरी देखी गई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। केरला, असम और पुडुचेरी में वोटिंग का अमल मुकम्मल, अवाम में जो सियासी कायदीन ने लिया वोटिंग में हिस्सा। इलेक्शन कमीशन के 2 टोक वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस का हमला, कमीशन को बीजेपी का तर्जुमान दिया करार। आइए हम खवातीन की ताकत को मजीद बाख्तियार बनाएं, वजीर आज़म का बयान।
16 अप्रैल को खवातीन रिजर्वेशन बिल पर हिमायत का किया मुतालबा। क्या मुल्क में सच्चाई सामने लाना जुर्म है? पवन खेड़ा का सवाल। कहा, बिस्वा शर्मा के खिलाफ मेरे बयान के बाद पुलिस लगा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इसराइल दौरे की टाइमिंग इंतहाई गलत थी। असद ओवैसी ने किया रिमार्क। मुल्क की खारजा पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत पर दिया जोर। और अप्रैल में दिल्ली में गैर मामूली ठंड, 11 सालों का टूटा रिकॉर्ड। बारिश व तेज हवाओं के बाद होगी गर्मी की वापसी। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।